नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू क्वांटम एकेडमी वाराणसी सेंटर। मैं आपका अपना नीलेश सर। और सब कैसे हो मेरे लॉन्डो? सब बढ़िया, हाल चाल मस्त है सबके। हाँ यार, थोड़ा लेट वेट हो गया लेक्चर लाने में, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब लेक्चर्स आपको कॉन्टिन्यूसली मिलते रहेंगे, ठीक। तो पिछले 2 लेक्चर में हमने आई थिंक इम्पल्स वगैरह की कहानी वगैरह पढ़ ली थी, है ना। इम्पल्स पढ़ लिया था, मोमेंटम वगैरह पढ़ लिया था। हाँ, न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं पढ़ा था, और हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की कोई भी चीज़ें नहीं पढ़ी थी। तो आज का लेक्चर हमारे किस किस टॉपिक पे बेस है सर? देखो, आज का लेक्चर अगर हम बता दें तो हमारा बेसिकली आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो न्यूटन्स का थर्ड लॉ करने जा रहे हैं। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करने जा रहे हैं। उसके बाद रॉकेट प्रोपल्शन करने जा रहे हैं। समझ आ रही है बात? ये रॉकेट प्रोपल्शन का क्या खेल है समझाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। चलो एक एक करके हम लोग टॉपिक अपना स्टार्ट करें। अबे हाँ ना बोल दे, चले आगे। चलो भैया, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमको दिखाई दे रहा है हमारा, वो क्या है? न्यूटन्स का थर्ड लॉ। देखो यहाँ बच्चा बच्चा हम लोग क्लास 9th से, जब पहली बार न्यूटन लॉ हम पढ़े थे तब भी हमको पढ़ाया गया था। और ये लॉ सबसे गदहा लड़का भी अगर होता है ना क्लास का, सबसे निहायती गदहा, उसको भी ये लॉ पता है। क्या है इस लॉ के अगर बारे में हम बात करें तो क्या कहते हैं? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बोलो, यही होता है ना? अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो ये है क्या? इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। जैसे आपने कोई एक्शन किया, जैसे हमारे बॉडी पे दुनिया में कितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, ये एक्शन रिएक्शन है किसका? ये एक्शन रिएक्शन फोर्स का है। पहली बात कि सर ये जो हम एक्शन और रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ये एक्शन रिएक्शन हम करते किसका है? ये एक्शन रिएक्शन हम करते हैं फोर्स का। ठीक, फोर्स का करते हैं ना सर। कैसे करते हैं? सुनो मेरी बात। देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अगर हम इस ब्रह्मांड में कोई भी फोर्स लगाते हैं तो वो लगाने वाला फोर्स एक्शन कहलाता है, और उसका ऑपोजिट रिएक्शन जो होता है भाई, वही फोर्स पीछे की तरफ लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिएक्शन फोर्स कहते हैं। बोलो, कहते हैं नहीं कहते हैं? जैसे हम अगर दीवार को धक्का देते हैं तो दीवार हमको धक्का देती है, उतने ही मैग्नीट्यूड से, बट ऑपोजिट डायरेक्शन। फिर से हम अगर दीवार को धक्का देते हैं उतने ही मैग्नीट्यूड से, मान ले 10 न्यूटन से हमने धक्का दिया, तो हमारी दीवार भी हमको 10 न्यूटन से धक्का देती है, बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में? क्या होगा? डायरेक्शन चेंज। अरे सर हम लगाते हैं, हमको दिखता नहीं है। सुनो मेरी बात, याद करो, मैंने जब न्यूटन लॉज हम पढ़ाने की शुरुआत की थी तो मैंने तुम लोग से एक बात कहा था कि न्यूटन के जितने लॉ हैं वो 2 बातों के लिए वैलिड है। पहली बात, वैक्यूम स्टेट, वैक्यूम स्टेट। दूसरा, फ्रिक्शन लेस सरफेस, फ्रिक्शन लेस सरफेस। मतलब सुनना ध्यान से सुनना, अगर हम स्केटिंग पहन के दीवार को धक्का मारें तो क्या हम पीछे की तरफ जाएंगे? अबे हमने तो दीवार को धक्का मारा ना, हम गाय लिए पीछे गए? दीवारवा को पीछे जाना चाहिए था। अबे हाँ ना, यही ना, जाना किसको चाहिए था? दीवार को। लेकिन दीवार तो गया नहीं। गया कौन? हम गए, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, वो फिक्स्ड है। हमने उसको फोर्स दिया, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ चले गया। तो इसी तरह हर एक्शन के फोर्स का एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे हम ये कह सकते हैं FAB इज इक्वल टू -F ऑफ PA। ये रिलेशन हम कह सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। अब जैसे यहाँ पे हम तुमको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दें, सपोज करो
ये कोई बॉक्स रखा है, ठीक। अब इस बॉक्स का मास क्या है, m है। सपोज कर लिया इसका मास क्या है, स्मॉल m। तो भाई एक बात बताओ, ये नीचे की तरफ धरती माता को एक फोर्स लगाएगा नीचे, विच इज इक्वल टू, जिसको कहेंगे mg। तो ये फोर्स लगा रहा है, m में a कन्वर्ट हो जाएगा g में, क्यों, क्योंकि ये धरती माता फोर्स लगा रही है। अब इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑपोजिट r लगेगा, जिसको हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, या इसको हम एक चीज और कह सकते हैं, रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। कई कई किताबों में इसको r की बजाय n से भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बोलो बात समझ में आई। अब तुम जहां भी फोर्स लगाओगे वो एक्शन है, जहां जहां भी आप क्या लगाओगे फोर्स, वो क्या कहलाएगा, एक्शन कहलाएगा। उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में वही बॉडी ने अगर फोर्स लगा दी तो वो क्या कहलाएगा, रिएक्शन फोर्स कहलाएगा। ए बोल बात आई समझ में, नहीं आई। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बोलो फंडामेंटल बात क्लियर है। अरे हाँ या ना, सही है। आगे चले, आओ चलते, सेव करते चले, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। हम कोई हमसे एक बच्चा था कह रहा था कि सर क्या इसी स्लाइड का वो आपका रिटर्न हैंड रिटन नोट्स मिल सकता है। तो हाँ बिल्कुल, इसी को मैं स्लाइड्स को सेव करता चला जाऊँगा। जैसे ही स्लाइड सेव होती जाएंगी मैं इसको एज अ PDF कन्वर्ट करके चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक। चलो भैया बहुत बढ़िया। अगला जो बात हम करने जाते हैं उसको करना है हमको, हेडिंग है हमारी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सर ये क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, मुझे जरा इस शब्द का मतलब समझाइए। व्हाट यू मीन बाय कंजर्वेशन और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए कंजर्व का क्या मतलब है, कंजर्व का मतलब ये है, कंजर्वेशन का मतलब है, मेरे शब्द में आसानी से समझना, कि जितना तुमने खाया उतना ही तुमने सुबह निकाल दिया। बात समझ में आ रही है। अरे वो मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि जब आपको कंजर्वेशन की तरफ जाना है तो कंजर्वेशन का मतलब क्या है, कि जितना खाया उतना निकाल दिया। बस मतलब क्या हुआ, सिस्टम कंजर्व है हमारा। मतलब इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, चाहे वो मोमेंटम हो, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो वर्क हो, जो भी चीज़ आपकी फाइनल से इनिशियल के बराबर आती है, इसका मतलब होता है कि वो सिस्टम क्या है, कंजर्व्ड है। समझ आई बात। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। अरे लिख लिया जाए, तुम लोगों के स्कूल में पूछ लेता है ना, अभी तो स्कूल के एग्जाम का माहौल भी चले। लिख लो, व्हेन नंबर ऑफ एक्सटर्नल, मैं बोलता भी जा रहा हूँ, जिसको राइटिंग नहीं समझ में आएगी वो क्या कर लेगा, जिसको राइटिंग नहीं समझ में आएगी सुन के लिख लेगा, और जिसको राइटिंग मेरी समझ में आती है प्यारी सी वो ऐसे लिख लेगा। लिखो, नंबर ऑफ एक्सटर्नल फोर्स act on a system of several interacting particle, the total linear momentum of the, अरे उसको बोलो कम करे, linear momentum of the system is conserved। ठीक है, कंजर्व। समझ आई बात। अरे हाँ ना बोल दे भाई, कोई दिक्कत, सर नो दिक्कत, ठीक है। चलो अब आते हैं इसके हम लोग किसके ऊपर, डेरिवेशन के ऊपर। सर ये क्या है, हाँ डेरिवेशन है भाई, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का लीनियर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डेरिवेशन। आओ समझते हैं ये हमसे कहना क्या चाहता है। देखो यहाँ पे हमारे पास दो पार्टिकल दिए हैं, एक मास ये है, एक मास ये है।
मतलब मास ए वाला किसी u1 रफ्तार से दौड़ रहा है, मास बी वाला जिसको हम m2 मान रहे हैं वो इनिशियल रफ्तार u2 से दौड़ रहा है। कुछ समय बाद, ये क्या है, बिफोर कोलिजन का केस है, कुछ समय बाद क्या हुआ, ए वाला बी वाले से टकरा गया। अच्छा, ए वाला बी वाले से टकराएगा काहे, जरा इस बात पे गौर भी फरमाइए सर कि ए वाला हमारे बी वाले से काहे टकराएगा। सुनना, अगर हमारा वेलोसिटी ऑफ u1 इज ग्रेटर देन u2 होगा तभी तो ये केस बनेगा। हाँ, तभी तो वो आगे जाके टकराएगा। किस केस में आएगा ये, ड्यूरिंग कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन में क्या है कि ये सब आपस में क्या हुआ, टकरा गए। एफ ए बी इधर चला गया, एफ बी ए इधर चला गया। भाई ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, दोनों टकराए। फिर कुछ समय बाद ऐसा तो होता नहीं है, टकराने के बाद साथ साथ चलते हैं, टकराने के बाद अलग भी तो हो जाते हैं। और टकराने के बाद जैसे अलग हुए, इसको हमने क्या कह दिया, आफ्टर कोलिजन। इसकी जो रफ्तार हो गई वो फाइनल वेलोसिटी हो गई। बोलो हाँ या ना, इतना हुआ। तो देखो करते क्या है, इसमें हम क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। कौन सा लॉ लगाएंगे, थर्ड लॉ लगाएंगे। देखो थर्ड लॉ क्या कहता है, लगने वाला फोर्स ए बी इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑफ बी ए। बोलो यही तो हम कह सकते हैं ना। चलो बहुत बढ़िया। तो अगर टकरा रहे हैं तो सिस्टम के अंदर इम्पल्स भी होगा, थोड़ा सा फोर्स लगेगा, ज़्यादा तो लगेगा नहीं ना। कोलिजन टक से लगा, कोई बड़ा मास छोटे मास से टकराएगा तो कैसा फोर्स कहलाएगा, इम्पल्स से ना कहलाएगा बे, इम्पल्स कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। अरे हाँ, याद आया याद आया। बस तो बस वही है, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स जितना लग रहा है उसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म। क्या करेंगे, इम्पल्स ऑफ एफ ए बी इज इक्वल टू इम्पल्स एफ ए बी, रुक जाओ, एफ ए बी इंटू डेल्टा टी, जिसको आप क्या कहोगे, चेंज इन मोमेंटम। जिसको आप क्या कहोगे, चेंज इन मोमेंटम। पी हम यहां लिख देते हैं, समझ जाना। तो क्या होगा, विच इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगा, m2 v2 माइनस m1 v1 माइनस m2 v2 कर देंगे ना। m1 v1 माइनस m2 v2, बस इसी चीज को सेम कर दो, f ऑफ ए बी इंटू डेल्टा टी विच इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ बी ए इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे भी आपको वही मिल गया, सेम। क्या मिलेगा, m1 v1 माइनस m1 u1 बराबर माइनस ऑफ m2 v2 माइनस m2 u2। ठीक, अगर हम एक साइड लें तो क्या मिलेगा हमको, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बोलो समझ आई बात। इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला। इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम कैसा है, कंजर्व्ड है। अब यहाँ पे जान लीजिए, m क्या है, हमारा मास है, v हमारी फाइनल वेलोसिटी, ठीक, u हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। खत्म। बात समझ में आई सभी को, कोई दिक्कत वाली बात? आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आगे चलें? अरे हाँ ना बोल दो यार। चलो भैया, बहुत बढ़िया।
अब न्यूटन के तीसरे लॉ को डिराइव करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। देखो ये बहुत मजेदार चीज है। अब न्यूटन का तीसरा लॉ क्या है? एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन। यही है ना कि अगर आप एक्शन लगा रहे हो तो वो माइनस रिएक्शन के बराबर है। तो इसको डिराइव कर देते हैं। देखो न्यूटन का कहने का, देखो स्टेटमेंट का मतलब हमेशा समझा करो कि जो न्यूटन ने हमको हमारा लॉ दिया था उसके कहने का स्टेटमेंट क्या है, उसके कहने का स्टेटमेंट क्या है। उनके कहने का जो स्टेटमेंट था उसका ये मतलब था कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ एक बॉडी या चेंज इन मोमेंटम किसी दूसरे बॉडी विच इज इक्वल टू जीरो, जो कि सिस्टम हमारा कंजर्वेशन में भी सिखाता है। बहुत बढ़िया। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, डेल्टा P1 इज इक्वल टू, या इसको P2 कर दें, डेल्टा P2 इज इक्वल टू माइनस P1। हम लिख सकते हैं डेल्टा P1, यहाँ डेल्टा ही बना देते हैं, डेल्टा P1, या तो और हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा P2 बाई डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P1 बाई डेल्टा T। तो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ किसी मास m2 का, जो कि इक्वल होगा हमारे किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ किसी मास m1 का। तो लगने वाला फोर्स ऑन m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ लगने वाला फोर्स ऑन m1। तो क्या ये बात प्रूफ नहीं हो जाएगी कि एक्शन जो होगा इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन के? बोलो भैया, बात समझ में आई? एक्शन किसके के इक्वल हो जाएगा? रिएक्शन के। समझ आया? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक किसी बच्चे को? अबे होगा बता दिया करना। चलो आगे चले। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अरे वो गेम खेल रहा है यार, उसको बंद कराओ। कहा जा पागल है। हम यहाँ लेक्चर बनाते रहे, सब गेम खेलते रहते हैं आवाज़ चेंज करके। किसी दिन मार और देंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। किसी दिन मार दूंगा मैं। गजब है सब यार, मेरे ही कोचिंग वाले दान है सब, पढ़ते ही नहीं। और स्टाफ को हम पढ़ाते हैं, हमारा बस चले तो प्यून उनको पानी वानी जो देता है उसको हम पढ़ा दें। हम कहें देखो है हमारे यहाँ जो पानी वानी पिलाता है, हम उसको कहेंगे देखो जब हम लेक्चर में आएगा मेरे बगल बैठ जाया करो, फिजिक्स पढ़ा दिया करो, तुम सीख लिया करो। एक समय तुम ही पढ़ा दिया ना सर, सबको फिजिक्स से सिखाएंगे क्या? और क्या सिखाएंगे? हाँ, और तुम लोग को मैं बताऊँ, आप लोग को एक नए केमिस्ट्री के सर मिलेंगे अब। 11th और 12th की पूरी केमिस्ट्री वही पढ़ाएंगे। उनका नाम है निखिल सर। वो हमारे फ्रेंड भी हैं और कोचिंग में ऑफलाइन क्लासेस में वो इस समय ले रहे हैं क्लास 11th और 12th वालों को। क्योंकि यार देखो अभी हम लोग पे बहुत ज़्यादा कोर्स का बर्डन था, ठीक, इसलिए मैं लेक्चर बना भी नहीं पा रहा था, ना ही मैं आ रहा था। लेकिन अब हमने नाइट स्टे का टाइम निकाला है कि हम लोग नाइट स्टे क्या करेंगे कोचिंग में, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या संडे, वीकेंड्स नाइट, ताकि हम ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी अपना टाइम निकाल पाएँ। कोशिश कर रहे हैं बेहतर कि चैनल पे पूरा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लाया जाए। देखो क्या होता है। तुम लोग भी थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़वाओ, मन हो बढ़वाओ, नहीं करो। चलो अगली हेडिंग है दोस्त, रिकॉइलिंग ऑफ गन। ये रिकॉइलिंग ऑफ गन क्या होता है सर? व्हाट इज रिकॉइल? देखो रिकॉइल का मतलब क्या होता है कि आपने गोली मारी और बंदूक पीछे गई,
तो अल्टीमेटली हमको निकालना मालूम क्या है, बंदूक की रफ्तार निकालनी है, गोली की रफ्तार नहीं निकालनी, कि जब हमने गोली मारा तो हमारे बंदूक ने क्या रफ्तार दिया। बंदूक का पीछे गया तो गोली का आगे जाना एक्शन, बंदूक का पीछे आना क्या है, रिएक्शन। तो ये एक्शन रिएक्शन है या नहीं है, तो बस यही बताना है कि बंदूक की किस रफ्तार से पीछे आया, इसी को कहते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। देखो बहुत सिंपल सा तरीका है, इसमें टोटल मोमेंटम कंजर्व कराता है सिस्टम का, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। तो चलो देख लेते हैं, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। ठीक, क्या ही करेंगे भाई, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग तो जीरो होगा, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है, कैसे, अरे गोली चली नहीं तो वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी ना, तो ठीक है, जीरो इज इक्वल टू कैपिटल एम, मतलब जिसको कि मास ऑफ गन हम कहेंगे, इनटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस क्या कर लेंगे, स्मॉल एम इनटू स्मॉल वी। तो कैपिटल एम बर इज इक्वल टू वी मोमेंटम माइनस एम वी। तो कैपिटल वी बोले तो वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन कैपिटल एम इंटू स्मॉल वी। अरे वाह सर, आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा एलोबरेट कर दीजिए कि क्या क्या है। यह है आपका वेलोसिटी ऑफ गन, अरे सॉरी बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ गन, मास ऑफ गन। स्मॉल ऑफ क्या है, मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट। और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, इसी को कहते हैं भाई हम हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बोलो यार, बात समझ में आई है? यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बताओ। देखो अब जो मैं चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो बहुत तगड़ी चीज़ है। ठीक है, बहुत ही आसान भी चीज़ है, बहुत क्रिटिकल है, मतलब आप समझने के लिए। जिस टॉपिक का नाम है हमारा रॉकेट प्रोपल्शन, ये खतरनाक है गुरु। देखो अल्टीमेटली ये है क्या, सुनो पहले बात, आओ उसको फील करते हैं इस टॉपिक को, कि ये रॉकेट प्रोपल्शन का मतलब क्या है। देखिए रॉकेट प्रोपल्शन का जो मतलब है ना, वो मतलब ये है दोस्त, कि जैसे ही आप देखते हो कि जैसे हमारा सपोज करो ये क्या है, रॉकेट है। अब जैसे रॉकेट उड़ता है तो उसके अंदर फ्यूल होता है, नहीं होता है? सर बिल्कुल होता है। तो जैसे ही हमारा रॉकेट उड़ता है तो निरंतर गैस नीचे की तरफ आता है। भाई रॉकेट उड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है नीचे अपना गैस छोड़ेगा। तो जैसे ही गैस नीचे आता जाता है, रॉकेट ऊपर जाता जाता, गैस नीचे, रॉकेट ऊपर, गैस नीचे, रॉकेट। लेकिन वो गैस वहाँ निकलता कैसे है? सर गैस इसलिए निकलता है क्योंकि हमारे रॉकेट में डीजल होता होगा, पेट्रोल होता होगा, कोई भी ऐसा फ्यूल होता होगा जिसकी वजह से हमारे रॉकेट में फ्यूल निकलता है। अरे गैस निकलता है, निकलता है नहीं निकलता? हाँ ठीक है। अब मान ले कि अगर मेरा रॉकेट, सिर्फ रॉकेट का वज़न 500 किलो है, ठीक, उसमें हमने क्या किया, 100 किलो का तेल डाल दिया, तो टोटल नेट मास क्या हो गया, टोटल उसका वेट कितना आ जाएगा, 600 किलो का। लेकिन जैसे जैसे हमारा रॉकेट ऊपर जाता जाएगा, धुआं नीचे आता जाएगा, धुआं नीचे आता जाएगा। तो अगर धुआं नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि फ्यूल बर्न हो रहा है। फ्यूल बर्न हो रहा है ना। अगर फ्यूल बर्न हो रहा है तो हमारे रॉकेट का जो मास है वो निरंतर बदल रहा है, कंसिस्टेंटली क्या कर रहा है, मास चेंज हो रहा है। समझ आई बात?
कंसिस्टेंटली क्या होगा, मास चेंज होगा। कि देखो जैसे किसी t=0 टाइम पे क्या है, भाई रॉकेट रुका हुआ है, अंदर इसके फ्यूल भरा हुआ है, लेकिन किसी t टाइम पे वेलोसिटी ऑफ गैस vg हमारा नीचे जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट ऊपर जा रहा है। और देखिए यहाँ पे अंदर क्या है मालूम है, m0। ये m0 क्या है, मास ऑफ फ्यूल। और निरंतर यहाँ पे देखो खाली सेक्शन मिला, फ्यूल इतना ख़त्म हुआ, और आगे गया तो और फ्यूल ख़त्म हुआ। ये m-dm क्या है, m-dm का मतलब यह है कि टोटल मास में से छोटा मास क्या कर रहा है, कम होता जा रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, dm। पूरे मास में से छोटे मास क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, डीएम मास कम हो रहा है, टोटल एम में से डीएम कम हुआ, टोटल एम में से डीएम कम हुआ। तो वही हमको निकालना है क्या, एक पहली चीज हम निकालते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा रॉकेट का। दूसरा एक चीज निकालते हैं जिसको कहते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स। जब आप किसी भी चीज पे, किसी भी बॉडी पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? तो बस यही सारी चीज़ें, और वेलोसिटी भी पता कर लेते हैं। देखो इसका डेरिवेशन कुछ खासा काम का नहीं है, तो काम से खाली वेलोसिटी पे ध्यान रखते हैं क्योंकि बोर्ड्स में ये आएगा नहीं, और कंपटीशन में इस पे काम आएगा खाली फॉर्मूला। तो देखो जो वेलोसिटी ऑफ रॉकेट होगा वो वेलोसिटी इज इक्वल टू v0 प्लस u log m0 अपॉन m। ठीक है, ये हमारा इतनी वेलोसिटी होगी रॉकेट की। क्या होगी, वेलोसिटी। ठीक, वेलोसिटी के बाद क्या आता है भाई, हमारा थ्रस्ट आता है। आइए जान लेते हैं थ्रस्ट कितना होगा, नोट करके। थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, रॉकेट पे कितना थ्रस्ट होगा, तो जो हमारे रॉकेट पे थ्रस्ट होगा वो F इज इक्वल टू, देखो फोर्स होता है -u dm/dt। इतना थ्रस्ट लगेगा जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाना शुरू होगा। ये क्या है, थ्रस्ट है बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्या है भाई, एक्सेलरेशन। नेक्स्ट निकाल लेते हैं रॉकेट का एक्सेलरेशन। नेक्स्ट नोट में हम लिख सकते हैं, नोट एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। ठीक, क्या है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो a इज इक्वल टू ब्रैकेट में u अपॉन m0 माइनस t इंटू dm/dt, ब्रैकेट के बाहर dm/dt माइनस g। ये आपको पता है बच्चों, dm/dt क्या मैं बार बार लिख रहा हूँ भाई, मास में निरंतर चेंज आ रहा है। मास में क्या आ रहा है, कंसिस्टेंटली चेंज, इसलिए हम इसको हम क्या कहते हैं, dm/dt। बोलो सर, यहाँ तक सभी को क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, आगे चलें? पक्का? आइए एक दो सवाल कर लेते हैं, उसके बाद चल देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन करने का सबसे बेहतरीन तरीका, आसान और क्लासी तरीका निकालते हैं हम लोग, सॉल्यूशन। देखिए क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या होता है ना कि जब आप पढ़ते हो क्वेश्चन ना, तो सबसे पहले आप उसका गिवन डेटा निकाल लो, ठीक, और उसके बाद ये देखो कि आपको पूछा क्या है। अगर पूछे हुए फॉर्मूले पे हमारा गिवन डेटा मैच कर रहा है तब तुम सीधा फॉर्मूला पे रख देंगे। अगर जो चीज़ हमको दी है वो एग्जैक्ट हमारे फॉर्मूले पे नहीं दी है लेकिन उससे रिलेटेड कुछ दिया है, तो हम उसको पहले अपने फॉर्मूले के बराबर लाएंगे, और जब हम उसको अपने फॉर्मूले के बराबर एक बार ले आएंगे उसके बाद तो सीधे आंसर तो फॉर्मूला से ही आना है यार, काहे इतना टेंशन। चलो देखते हैं
कह रहे 30 kg शेल इज फ्लाइंग एट 48 मीटर पर सेकेंड। मतलब देखो सीधी सीधी बात, मास दिख रहा है, मास ऑफ शेल विच इज कितना है, जिसको कि हम कैपिटल एम कह सकते हैं, 30 kg दे दिया। चलो वेलोसिटी भी दे दिया सेल की, वेलोसिटी ऑफ शेल कितना दिया है, 48 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कह रहा है व्हेन इट एक्सप्लोड इट्स वन पार्ट इज 18 किलोग्राम स्टॉप। एक क्या किया है कि भाई 30 kg का जो सेल है, अगर हम उसको 48 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ाएं और फिर वो एक्सप्लोड करके बड़ा धड़ाम से, एंड इट्स वन पार्ट इज 18 kg स्टॉप। अच्छा 18 kg का एक पार्ट टूटा, स्टॉप हुआ, वाइल रिमेन पार्ट इज फ्लाइंग ऑन, मतलब जो बचे हुए पार्ट हैं वो फ्लाई कर गए। तो व्हाट इज द फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर द लेटर। कुछ समय बाद क्या वेलोसिटी होगी, आसान है। देखो सबसे हम काम किसके लिए करेंगे, आफ्टर एक्सप्लोजन के लिए करेंगे ना, आफ्टर एक्सप्लोजन, आफ्टर एक्सप्लोज, फटने के बाद मास कितना दिया है, मास ऑफ फर्स्ट पार्ट कितना दिया है, मान लेते हैं m1 की वैल्यू 18 kg है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी नहीं दी है, तो mu बराबर क्या कर लेंगे, 30 माइनस 18 इज इक्वल टू 12 kg मिल गया बचा हुआ। अब मास की वैल्यू पता चल गई, एक सेकेंड बोलो, यहाँ से हमने मास की वैल्यू निकाल ली ना। जब अगर हमको मास की वैल्यू पता चल गई, अब क्या करेंगे, मोमेंटम की वैल्यू रख दीजिए, mu इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2 v2। एक आपको 30 दिया है पहले का, रफ्तार आपको 48 दिया है, 48 बराबर m1 की वैल्यू कितनी है 18 इंटू वेलोसिटी कितनी है 0 प्लस m2 आपने अभी अभी निकाल लिया है, यहाँ आपको m2 नहीं पता था तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया m2, तो m2 की वैल्यू अभी 12 आ गई, 12 इंटू v2, तो यहाँ से आपको v2 की वैल्यू मिल जाएगी 30 इंटू 48 बाई 12 विच इज़ इक्वल टू 120 मीटर पर सेकेंड। 120 मीटर पर सेकेंड हमारे पास आंसर आ रहा है। भाई देखो कोई दिक्कत, नो दिक्कत, पक्का, एनी समस्या, आई होप किसी को समस्या नहीं होगी। तो अगले लेक्चर में दोस्त हम मिलेंगे, ठीक है, इस पे और क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद अगले वाली क्लास में आप लोगों को सिखाऊंगा FBD। वो देखो अगला जो लेक्चर होगा वो जहाँ तक मुझे लग रहा है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, 1 से 1.5 घंटे का होगा, ठीक, क्योंकि उसमें इसके क्वेश्चन कराने के बाद इसके क्वेश्चंस भी कराएंगे और FBD भी सिखाएंगे, और FBD एक कैलकुलेटिव पार्ट है, ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी आपको मैथ्स आनी चाहिए। मैं आपको बता दूं FBD क्या है। FBD मतलब लेक्चर नंबर 4 में फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं कि इस दुनिया में कितने भी फोर्स लग रहे हैं किसी बॉडी पे, अगर हम उनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख पा रहे, हम देख नहीं पा रहे ना कि इस पेन पे कितना फोर्स लग रहा है, माउस पे कितना फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर हमको उसके सारे फोर्सेस को देखना है तो कैसे निकालेंगे, उसका हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, ठीक। अगले लेक्चर में मिलते हैं, आई होप, उम्मीद करते हैं सब लोग पढ़ते रहिए, मौज काटते रहें, मिलते हैं तब तक के लिए, ओके बाय।